ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लैनेट। देखो किसी भी प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं अर्थ के सरफेस के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सरफेस के लिए, यदि r इक्वल्स टू कैपिटल R है, ऑन दी सरफेस बात करता हूँ, अगर कोई भी प्लैनेट है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इसका जो g हो जाएगा सरफेस पे, वो हो जाएगा GMP बाई RP का स्क्वायर। और फॉर अर्थ GM बाई R स्क्वायर होता है, तो फॉर अर्थ ये जो G नॉट है वो GM बाई RE स्क्वायर होता है। अर्थ का रेडियस और मास ऑफ अर्थ जब आप पुट करते हैं तो अप्रॉक्स ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लैनेट वही है जी नॉट GM बाई R स्क्वायर। ओके, अब अगर यहाँ पे हम बात करें R अगर लेस देन ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो ऑब्वियसली जो जी नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जी नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी GM बाई R स्क्वायर। यहाँ पे R बेसिकली क्या है, अगर हम अर्थ के लिए बात करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे रेडियस R है और यहाँ पे पॉइंट P है, मतलब अर्थ के सरफेस से मान लो h हाइट ऊपर है, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, ये जो G हो जाएगा GM बाई R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जी नॉट को GM को हम जी नॉट R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ के लिए होगा। तो ये हो जाएगा जी नॉट आर ई का होल स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ई वगैरह को यहाँ से हटा करके डायरेक्टली अगर मैं हाइट के हिसाब से देखूं तो इसको लिख सकते हैं जी नॉट आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या इसी को हम कैलकुलेशन में इसको लिखते हैं जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। देखिए ये जो अपने पास फॉर्मूला है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये है, जो कि सेफ फॉर्मूला है। और इससे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला लेके आए, ये कब होना है, जब h वेरी वेरी लेस देन r, तब का फॉर्मूला है ये। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के हिसाब से, यदि हाइट ऑफ द पार्टिकल या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही कम है, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम GM बाई R स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर मैं इनसाइड बात करता हूँ, इनसाइड बात करता हूँ, तो अपने को पता है, अब डी डेप्थ नीचे मान लीजिए पॉइंट P है और सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से पास करता हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड ले लिया। R बेसिकली अब R माइनस डी है, जहाँ पे D क्या है, डेप्थ है, तो वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ हो गया। अब ये जो जी डी हो गया डेप्थ के हिसाब से हो गया, वो हो गया GM बाई GMR। देखो हमने कहा था GMR बाई R क्यूब था ना, तो ये R माइनस डी हो गया और डिवाइडेड बाई हो गया R माइनस डी का होल क्यूब। यही होगा ना, GMR बाई R क्यूब था। यस सर। देखो पहले वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। देखो पहले वाले फॉर्मूला में जब इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे थे, तो इनसाइड पॉइंट में हमारा फॉर्मूला था GMR बाई R क्यूब, GMR बाई R क्यूब। इसमें आर क्यू क्या था, बड़े वाले स्फीयर, पूरे स्फीयर का रेडियस, और स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यदि डी डेप्थ पे बात करेंगे, अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर बात करेंगे, तो हमें कंफर्म है कि जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा वो तो आर माइनस डी हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला वाले में जब हम पुट करेंगे डीप डेप्थ पे, तो ये तो सब सेम है, बाकी ये जो नीचे वाला टर्म आएगा वो आएगा आर क्यू।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं gm/r² इंटू r माइनस डी बाई आर। ये हो गया जी नॉट सरफेस पे 1 माइनस डी बाई आर। तो डेप्थ के हिसाब से ये फॉर्मूला है। देखो ये इसमें कोई कंडीशन नहीं, दिस फॉर्मूला इज वर्सेटाइल, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइट के हिसाब से इसी के जैसा फॉर्मूला जो है वो है जी नॉट 1 माइनस 2 एच बाई आर, लेकिन वो कंडीशनल है, कंडीशन अपने को पता है। सो व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला हमें इसमें अलर्ट रहना है कि हम फॉर्मूला को कौन सा यूज करें। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो, रिपीट करवाना हो, आप पूछ सकते हैं नो सर। विदाउट हेजिटेशन। सर किसके लिए यूज आएगा ये वाला फॉर्मूला? ये तो डेप्थ के लिए है, ये जो फॉर्मूला है वो तो डेप्थ के लिए है, मतलब डी डेप्थ, यहाँ पे डी क्या है? डेप्थ, डेप्थ। सरफेस से डेप्थ। और वो जो फॉर्मूला था हाइट के हिसाब से ये था जी नॉट 1 माइनस 2 एच बाई आर। इसमें एच था हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस या फॉर एनी प्लैनेट, राइट? ये फॉर्मूला किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है। तो ये, ओके लेकिन सर। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने ये कहा कि दिस फॉर्मूला, ये जो हाइट वाला फॉर्मूला है उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है जी नॉट आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। होल एक्चुअल स्क्वायर। फॉर्मूला ये है। इसलिए जब आपको हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल में दिया हो, मतलब आप ये कैसे समझेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो फॉर्मूला यूज करने वक्त यदि आपको हाइट दिया हुआ हो सपोज आर के फॉर्म में, जैसे r/2, r/3, r/4, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला उस केस में यूज नहीं करना है। कंपेरिजन अगर हम करें तो डेप्थ और हाइट के हिसाब से 2h इक्वल्स टू डी आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कहा कि 2h इक्वल्स टू क्या आ रहा है? डी आ रहा है, मतलब जो हाइट का डबल है वो डेप्थ के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यदि हाइट को डबल करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू डेप्थ। देखिए इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन परसेंटेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा कि परसेंटेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। जैसे परसेंटेज चेंज, मैंने कहा कि अर्थ के सरफेस से आर हाइट ऊपर जाने के बाद जी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, मतलब डेल्टा जी बाई जी नॉट इंटू 100 की वैल्यू आपको बताना है। डेल्टा जी का मतलब हो गया चेंज इन जी, जी नॉट मतलब ओरिजिनल जो सरफेस पे था जी नॉट, और इंटू 100 करना है। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, हाइट पे फॉर्मूला लगाते हैं जी नॉट आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच, एच भी आर है, ये हो गया जी नॉट आर स्क्वायर बाई 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जी नॉट बाई 4। अब इसका मतलब है कि जी नॉट से जी नॉट बाई 4 जा रहा है तो कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है? अगर हम परसेंटेज डिक्रीज की बात करें तो हो जाएगा जी नॉट में से जी नॉट बाई 4 माइनस करो, 1/4 हो गया, इसका मतलब है डिक्रीज कितना हुआ है? 75%। ये हो जाएगा राइट। 3g0/4 बाई जी नॉट इंटू 100, जी नॉट से जी नॉट कैंसल, that is 3/4 into 100 and that should be equals to 75%. 75%। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज आपको डेप्थ के हिसाब से पूछा जा सकता है, हाइट के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है वो इसी तरह का बनता है। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ।
वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सपोज दैट अर्थ के सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे, चूंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कितना से, ओमेगा से। ओके, अब यहाँ पे सरफेस पे कोई पॉइंट पी है, तो ये भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा होगा, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। सर्कुलर पाथ पे इमेजिनेशन विजुलाइजेशन आप करो इसका, कि अर्थ के सरफेस पे जो कोई पॉइंट है इस एक्सिस के अबाउट जो मूव करेगा वो इस तरह के सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। मतलब अगर मूवमेंट की बात करें तो ये इस तरह के सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ये इसकी रेडियस है आर, अर्थ का रेडियस, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। इस लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड। तो ये लैम्डा हो गया, अपने को ये आर है तो ये भी लैम्डा हो गया। तो ये जो आर हो जाएगा, इसकी जो रेडियस हो जाएगी सर्कुलर पाथ की, वो आर कॉस लैम्डा हो जाएगा। आप देख लो ट्रायंगल ऐसा है, ये लैम्डा है, ये रेडियस आर है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो आर कॉस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा लैटिट्यूड से, और यहाँ से ये आर कॉस लैम्डा हो गया। ओके, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, चूंकि ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसलिए इस पे रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर आर। m ओमेगा वही है जो अर्थ का रोटेशन है, और r इसका हो गया कैपिटल R cos लैम्डा। अब इस पे एबीडी ड्रॉ करते हैं। अगर हम एबीडी ड्रॉ करते हैं इस मास के लिए, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मास है, और इस वाले मास पे एक तो वेट mg टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। इसका ये रेडियस है। इस तरफ अगर ये लैम्डा एंगल है तो ये भी लैम्डा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ ले लेते हैं m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ये अपने पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट। तो जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो है, वो हम लिख सकते हैं एम जी माइनस, ये जी क्या है, जी नॉट है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा इनटू कॉस लैम्डा। देखो ये तो फोर्स था, फोर्स में कंपोनेंट लेना था तो एक कॉस लैम्डा से और मल्टीप्लाई करना था, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। आप इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, या इसको हम लिख सकते हैं एम जी डैश, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो हमने नेट एक्सेलरेशन इसका जी डब्ल्यू मान लिया है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, इज इक्वल टू लिख दिया एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। एम से एम कैंसिल होके जी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। हमें इस वाले फॉर्मूला पे फोकस करना है। यदि आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो आपको नुकसान नहीं करेगा, एज पर इंटरेस्ट में आपको बता दिया, बट इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखते हैं, इसके लिमिटेशंस और यूज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला में ओमेगा आया हुआ है। ओमेगा क्या है, ये ओमेगा जो है वो रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ है, जहाँ पे ओमेगा होता है 2π/t, एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, और टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ होता है 24 आवर्स।
तो हमें ओमेगा इससे निकल जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, राइट। यदि ओमेगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ हो तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड का मतलब हो गया कि यदि मैं अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में बात करूं तो ये जो एंगल होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन से एंगल होता है। तो एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और एट पोल लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो आप इसको पुट कर देंगे लैम्डा की जगह पे 90 डिग्री, तो जी डब्ल्यू इक्वल टू जी नॉट हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि अर्थ के रोटेशंस के कारण अगर कोई पार्टिकल पोल पे है, पोल मतलब यहाँ पे ये वाला पोलर एक्सिस है, पोल ये होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट अर्थ के पोल पे है तो उस पे रोटेशन ऑफ अर्थ का फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो वेट ऑफ द पार्टिकल भी इंक्रीज करेगा। तो परसेंटेज चेंज भी आप इसमें निकाल सकते हो कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। सर ये डेरिवेशन समझ नहीं है। डेरिवेशन ये है, हाँ। अच्छा जानना है, तीव्र इच्छा है तो बताइए, मैं बता देता हूँ, ऐसे नुकसान नहीं है आपको। चलिए बता नहीं देता सर, हूँ। अगर जरूरी नहीं है तो सर नहीं बस। बता देता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा हो जाता है फॉर्मूला रटने में ना। मैं तो स्टूडेंट लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहता फॉर्मूला रटने में। देखिए जैसे मैं पॉइंट पी पे बात करता हूँ, जो एक्सेलरेशन होता है वो नेट फोर्स बाई मास होता है ना। तो अब मैं पॉइंट पी पे नेट फोर्स निकालना चाह रहा हूँ इस पार्टिकल्स पे। तो एक एम मास का पार्टिकल है तो एक वेट एम जी जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। एम जी नॉट इसलिए किया क्योंकि अपने को पता है कि वेट जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ओके, अब अगर ये पार्टिकल अर्थ अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये जो पार्टिकल होगा वो अर्थ के चारों तरफ मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जिसकी रेडियस जो होगी वो ये होगी। तो ये इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो इसमें ये भी लैटिट्यूड हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद अपने पास ये रेडियस आर है तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो आर कॉस लैम्डा हो जाएगा। तो जब भी कोई पार्टिकल अपने को पता है कि सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसकी रेडियस है आर कॉस लैम्डा, तो इस पे रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके फ्रेम में, पार्टिकल से अटैच्ड फ्रेम में। तो इस पे रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस के जस्ट अपोजिट एक फोर्स लग जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। रेडियस किसका लेंगे, सर्कल का, तो दैट इज आर कॉस लैम्डा। ये तो फोर्स हो गया। अब अपने को क्या है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फोर्स बाय मास होता है, तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देखना है। तो हमें इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजॉल्व करना है किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर वाले लाइन पे। टुवर्ड्स द सेंटर वाले लाइन पे आपको रिजॉल्व करना है, मतलब यू हैव टू रिजॉल्व दिस अलोंग दिस लाइन। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि अपने को पता है कॉस थीटा से ऐड करते हैं, है ना। एक कॉस लैम्डा तो पहले से है और इनटू कॉस लैम्डा करेंगे तो कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब नेट फोर्स एम जी नॉट टुवर्ड्स द सेंटर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ हो जाएगा। एक्सेलरेशन वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, रोटेशंस पे फर्क पड़ने वाला ये एक्सेलरेशन हो गया। इससे मास से डिवाइड कर दो इस फॉर्मूला में, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ बचेगा ये। क्लियर है क्या? यस सर। सर रोटेशन की वजह से फिर वेरिएशन कैसे आया इसमें? तो वेरिएशन ओमेगा आ गया ना, अर्थ के रोटेशन का मतलब ओमेगा, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन आ रहा है ना इसके अंदर। ओमेगा किसका है, ये अर्थ का ही तो एंगुलर स्पीड है
और ओमेगा ही तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 2π/t। मतलब अगर अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक बार घूम जाता है, टी को 24 आवर्स पुट करोगे तो यहाँ ओमेगा निकल जाएगा। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि अर्थ यदि अपने इनिशियल एंगुलर स्पीड का हाफ एंगुलर स्पीड कर दे, ओमेगा कम कर दे, तो वेट ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? नाउ टेल मी। सर इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। वेट मतलब हो गया मास तो चेंज करता नहीं, इसको बोलते हैं इनर्शियल मास कभी चेंज नहीं करता, बट ग्रेविटेशनल मास चेंज करता है। मतलब जब भी आपको ग्रेविटेशनल मास निकालना होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। इनर्शियल मास का मतलब हो गया कि जो अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी सब्सटेंस में, अगर मान लो हम किसी के फिजिक या बॉडी फैट की बात करें तो चाहे वो किसी स्पेस में जाए या अर्थ पे रहे, बॉडी फैट तो सेम ही रहेगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल मास है वो होता है फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बदलता है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल मास भी वेरी करेगा, है ना। बट मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो वेइंग मशीन की बात करते हैं तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो तो फोर्स के कारण mg की रीडिंग होती है, वो तो वेरी करेगा। बट जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो हमारा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। रॉड, रिंग, डिस्क, इसके लिए देखा, स्फीयर के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं फील्ड का काम हमने कर लिया है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करते हैं। फील्ड एंड पोटेंशियल। अब जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप पोटेंशियल को हम फील्ड तो देख लिए हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए पोटेंशियल क्या चीज होता है, वर्ड आप समझिए पोटेंशियल, इसका कॉन्सेप्ट से मतलब क्या होता है। देखो इसका अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाए, एक मास है सोर्स मास जिसको बोलते हैं, इसका स्पेस में फील्ड होता है, और फील्ड जब प्रोड्यूस होता है तो फोर्स लगता है, और फोर्स होता है तो अगेंस्ट दिस फोर्स, बेसिकली ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हैं तो वर्क पावर एनर्जी में हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। तो फोर्स आया तो बेसिकली एनर्जी आया, और अगर एनर्जी है तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल। मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यदि हम बात करते हैं तो m मास का r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो जस्ट वी आर डिफाइनिंग इट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास जिसको हम रेफरेंस मास या जो टेस्ट मास है, टेस्ट मास को हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं। दिस मास इज वेरी टेंडिंग टू जीरो, हैविंग नो पर्सनल फील्ड, राइट। तो इस मास को इंफिनिटिव से किसी पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फील्ड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इस m नॉट मास को जितना लेके आना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो वर्क इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल पे किसका हक होता है, सोर्स मास का। तो हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो सोर्स मास का होता है। मतलब पोटेंशियल यहाँ पे ये m मास जो पहले से रखा हुआ उसको हम सोर्स मास बोलते हैं। तो सोर्स मास का पॉइंट P पे जो हमारा एनर्जी इफेक्ट है वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको अगर हम वर्क की बात करना चाहें तो बेसिकली जो वर्क होता है वो क्या होता है, ये जो वर्क आप निकालोगे तो ये वर्क आता है
वर्क डन आता है माइनस GM/R। ये वर्क डन आता है माइनस GM/R। ठीक है, इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन है, बट उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि किस तरह से इसको यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये माइनस GM/R है। दिस वर्क डन माइनस GM/R जो है, इसको हम बेसिकली लिख देते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मतलब VR माइनस V इन्फिनिटिव इज इक्वल टू माइनस GM/R होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना जरूरी है। बेसिकली जो वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल होता है। ठीक है, मतलब फॉर यूनिट मास में बात करता हूँ, फॉर यूनिट मास। तो VR माइनस V0 है माइनस GM/R फॉर यूनिट मास। ओके, और अगर इफ V इन्फिनिटी को जीरो मान दें, मतलब एट इन्फिनिटी, यदि मैं रेफरेंस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी if we assume zero, then VR would be माइनस GM/R। इसका मतलब है कि जब भी हमें फॉर्मूला माइनस GM/R लिखा होता है, तो हम ऑलरेडी ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, मतलब इन्फिनिटी पे इस मास का कोई फील्ड नहीं है, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा, कोई एनर्जी इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है, उससे मैं आपको यहाँ पे रुक रहा हूँ कि ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, और इसका डेफिनेशन होता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, वर्क डन in bringing a unit mass from infinitive to certain reference point in the field of the source mass very slowly. This is the actual definition. Very slowly का मतलब है, so just we are moving this mass very slowly without change in kinetic energy, without any acceleration. मतलब at each and every point on its path, at each and every point on its path, acceleration would be zero, फोर्स विल बी बैलेंस्ड। आपको कौन कौन सा फोर्स है जो आप फोर्स की बात कर रहे हो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक एजेंट का फोर्स जो ला रहा है यहाँ। एजेंट इसको धीरे धीरे लाने में ही इसको एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि मास तो ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण मूव कर जाएगा, तो वर्क करने की जरूरत क्या है। तो अगर हमें पोटेंशियल का चेक करना हो तो हम इस मास को धीरे धीरे लेके आएंगे, और धीरे धीरे हमारे एनर्जी को जितना ड्रॉ करेगा, सपोज हमारे एनर्जी को 10 जूल ड्रॉ कर लिया धीरे धीरे लाने में, तो वो जो 10 जूल है वो हमारा पोटेंशियल के फॉर्म में पॉइंट पी पे आ जाएगा, किसका, सोर्स मास का। तो इस बात को ध्यान रखना है कि VR माइनस V इन्फिनिटी जो है वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है। राइट, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए नीट के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो नहीं मानता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो सिर्फ याद करके गया है कि माइनस GM/R फॉर्मूला होता है, वहाँ पे वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि दिस वर्क डन do not depends upon the path taken। ठीक है, दिस वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन, मतलब इसमें ये बताया कि इस मास का r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे आपको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो हमने इन्फिनिटिव से किसी मास को यहाँ पॉइंट P तक लेके आया, इन्फिनिटिव से जब पॉइंट P पे हमने किसी मास को लेके आया, तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ से लेके आ रहे, वाया एनी पाथ। वर्क डन only depends upon the initial point and the final point. This does not depend upon the path taken। किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं उससे इसको मतलब नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। इन्हीं ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी है ही नहीं। जब आपको कॉन्सेप्ट खराब होता है तभी क्वेश्चन नहीं बनता है। वजह सिर्फ एक ही है, कॉन्सेप्ट खराब का होना। और कॉन्सेप्ट खराब होने की दो वजह होती है, या तो अपनी क्लास में ध्यान नहीं दिया, या तो टीचर ने नहीं पढ़ाया। मैं तो पढ़ा देता हूँ आपको,
ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कॉन्सेप्ट 100% डिलीवर कर देता हूँ, बट आपने कितना रिसीव किया, आपको कितना समझ में आया, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट एक बार में समझ जाते हैं, कई स्टूडेंट को 2 बार काम करना पड़ता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सेप्टेंस इन द क्लासेस आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट कोई 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो ही विल बी सफिशिएंट, शी विल बी सफिशिएंट। कोई स्टूडेंट को 200 करना पड़ेगा, डाउट्स पूछने पड़ेंगे, उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, बट वर्क रिलेटेड टू योरसेल्फ, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बस 720 का पेपर है और आपका टारगेट होना चाहिए 720, दैट्स ऑल। नो वन बिहाइंड यू, नो वन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। 720 में 720 लेके आना है, ना कोई इस बात की परेशानी है कि मुझे कौन सा रैंक लेके आना है, मुझे टॉप करना है कि मुझे क्या करना है, कुछ मत सोचिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। 720 में 720 लाने का एटीट्यूड बनाइए, दैट्स ऑल। सुलझा हुआ एटीट्यूड रखिए, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, नो वन कैन स्टॉप यू। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चाहत होनी चाहिए। चाहत जब होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, यदि आपको इससे ज़्यादा कहीं और चीज़ से लगाव है, यू कांट रीच टू योर डेस्टिनेशन, इट्स अ डैम श्योर। क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं। तो मैंने ये देखा है, मतलब एक्चुअली अभी जस्ट मैं 2-4 महीने पहले एक बच्चे को देखा, विराज, ठीक है, और मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि वो पास कर जाएगा, लेकिन जो लास्ट मोमेंट की उसकी मेहनत है ना, वो मतलब जिसको 100% डेडिकेशन बोलते हैं, अगर आप 100% डेडिकेट भी काम करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो एक्सक्यूज है, ब्लेम गेम है। आप मेरे पे ब्लेम लगाओ, इंस्टीट्यूट को ब्लेम लगाओ, ठीक है, अपने पेरेंट्स पे लगाओ, दैट इज ओनली अ ब्लेम गेम, ठीक है। तो इससे आप हटिए और सोल्यूशन निकालिए हर प्रॉब्लम्स का। हम आपके साथ हैं, मुझे विश्वास है कि मैं आपको फिजिक्स में लुढ़कने नहीं दूंगा, बट आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। ओके ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो चलो सॉल्व में सर इसमें v पॉजिटिव नहीं होगा, इन्फिनिटी पे 0 है तो ये तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बताते, देखिए आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन हुआ कि सर ये v पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज, इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे चार्ज की जब हम बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन मास चूंकि हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन भी दे सकता है, अट्रैक्शन भी दे सकता है, बट मास हमेशा ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन की जो भी फोर्स होता है, जैसे मास अगर किसी दूसरे मास को अपने पास बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जितने इसके पास आएगा, जितना इसके करीब आएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो जब भी कोई मास दूर, बहुत दूर से इसके पास आता है, तो इसके एनर्जी में गिरावट आती है। अट्रैक्शन फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, इसके एनर्जी को डिक्रीज करता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 माना जाता है, तो इसकी एनर्जी 0 से डिक्रीज करनी चाहिए। समझ में आया? ये रेफरेंस मास जिसको मैं यूनिट मास बोल रहा हूँ, तो इस मास को इन्फिनिटी पे 0 है, ये हमने मान लिया। तो लिंक मिल गया 11 जी का, मिल गया, वो भेज दिया, हाँ मैंने WhatsApp ठीक है। तो इस मास का जब हम किसी r डिस्टेंस पे आएंगे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी को उससे भी डिक्रीज होगा। तो 0 से डिक्रीज होने का मतलब क्या है? नेगेटिव ही तो आएगा ना। समझ में आ गया किनका क्वेश्चन था? इसलिए यस सर आ गया। इसलिए हाँ, इसलिए कभी भी मास का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, हमेशा नेगेटिव लिखना है। लेकिन चार्ज का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ओके Yes, sir. अच्छा, इसमें अब हम पोटेंशियल की जब हम बात कर देते हैं, तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से हम करते हैं, तो मैंने कहा कि अब हम रेफरेंस मास का यूज नहीं करते हैं। हमने क्या करा, इन्फिनिटिव से रेफरेंस मास का यूज ना करके किसी और मास को लेके आ गया। सपोज ये m1 मास है, सोर्स मास, और ये मास क्या है, जो मूवेबल मास है, मूविंग मास। इस मूविंग मास m मास को अब हम इस पॉइंट P तक लेके आने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस मास का। किस मास का? इस मास का, मूविंग मास, इस पॉइंट P पे। और चूंकि ये किसके सोर्स में है, m1 मास के सोर्स में है, इसलिए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। मतलब हमेशा ये, हालांकि ये इस मास की एनर्जी है, जो आपका जो कैरिंग मास है उसकी ही एनर्जी है, लेकिन चूंकि ये m1 के फील्ड में है इसलिए ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू मास m इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मतलब यूनिट मास के लिए वर्क डन आपको पता है, तो m मास के लिए तो टोटल वर्क डन निकालना हो तो m से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस G(m1m2/r), क्योंकि पोटेंशियल अपने को पता है कि ये हो जाता है माइनस G(m1/r), और इसको मास m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज दैट दिस मास इज m2 जिसको आप लेके जा रहे हो, इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस G(m1m2/r) होगा। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव है, और ये दो मास के लिए है, पेयर ऑफ मास के लिए वैलिड है। तो पेयर ऑफ मास के लिए ये वैलिड है। कहने का मतलब है जो वाला दोबारा बता। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, यूनिट मास के लिए वर्क डन, और ये वर्क डन होता था VR माइनस V इन्फिनिटी। VR मतलब VP माइनस V इन्फिनिटी। पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है माइनस इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस ही वर्क डन होता था। तो यूनिट मास के लिए इतना वर्क डन है, इसलिए m2 जो मास है जो लेके हम आ रहे है ना, तो m2 मास के लिए कितना वर्क डन हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 इंटू VP माइनस V इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? लेकिन इसमें भी तो मास ही लेके आ रहे हैं, उसमें भी मास ही लेके आते उसमें हैं। यूनिट मास लेके आ रहे हैं, तो उस यूनिट मास में अपना खुद का फील्ड नहीं था, इस वाले में इसका अपना खुद का भी फील्ड है ना, समझ में आया ना? हाँ, तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है हमेशा मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। जैसे अगर हम मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर दें तो इज इक्वल टू होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट कंडीशन ये है, इस वाले फॉर्मूला में भी एक कंडीशन जो बिल्कुल वैलिड है वो ये है कि इस वाले फॉर्मूला में भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो लिया हुआ है। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा तो फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा आपको पता है, इसमें इन्फिनिटी पे मैंने जीरो लिया हुआ है। अब देखिए एक चीज तो हो गया कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो दो मास के लिए है। तो यदि मान लीजिए कि हम अदर डिफरेंट मास ले लेते हैं फॉर n डिफरेंट पॉइंट मास, जो नंबर ऑफ पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है और दो का पेयर बनाना हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का दो का पेयर बनाना हो, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो मान लीजिए कि 3 मास है तो n की जगह पे 3 पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 इंटू 2/2 दैट इज 3। मतलब 3 मास से 3 पेयर बनेगा। जैसे मान लो आप 3 दोस्त हो तो कितने पेयर बन सकते हैं, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे से, तो 3 पेयर बनेगा ना।
तो ठीक उस तरह से नंबर ऑफ पेयर्स ही नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कि ट्रायंगल है अपने पास और यहाँ पे ये m1 मास है, इधर m2 मास है, इधर m3 मास है और यहाँ पे साइड लेंथ a और a है। You have to find the gravitational potential energy. What we will do? Minus g m1 m2 by a minus g m2 m3 by a or minus g m3 m1 by a. If all the masses are equals or placed at the vertices of equilateral triangle, then what we will do? ये a है, ये a है, ये a है. So gravitational potential energy होगा minus g m into m को m स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया because there are such three pairs, equal pairs. So total gravitational potential energy is minus 3g m square by a. Clear? Yes, sir. यस सर। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने आपको कहा कि दो मास है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a और एक थर्ड मास को m मास को इन्फिनिटी से इसके सेंटर पे ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों मास के बीचों बीच जो पोजीशन है सेंटर पे उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। इसको मैंने कहा वर्क डन in bringing m mass from infinity to the point P. इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा मास m into फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये m into फाइनल पोटेंशियल का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है तो क्या मैं P का पोटेंशियल लिख सकता हूँ ऐसे P पे पोटेंशियल इस m मास का a/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या माइनस gm/r, तो माइनस gm/r की जगह पे a/2, फिर इस मास का भी माइनस gm/a/2 तो कितना हो जाएगा ये 4gm/a होगा कि नहीं। यस सर। तो इसको लिख देंगे माइनस 4gm/a और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमने 0 मान लिया इसलिए क्वेश्चन में गिवन होगा जितने भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में गिवन होता है टेकन द पोटेंशियल और एनर्जी और फील्ड एट इन्फिनिटी टू 0। तो हमें समझ जाना है कि v इन्फिनिटी रेफरेंस जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल 0 लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4gm²/a ये वर्क डन होगा और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी पाथ दिखाया हुआ हो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से बात करना है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। अब आपको ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। ये जो रिलेशन होता है वो E इक्वल्स टू होता है माइनस dV/dr। ठीक है, मतलब जहाँ पे E क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड है
और जो V है वो पोटेंशियल है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? तो अपने को बताइए कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसका जो नेगेटिव वर्क डन होता है वही हमारा चेंज इन पोटेंशियल होता है। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, मास यहाँ पे यदि यूनिट मास बात करें, यूनिट मास, तो अब ये डेल्टा ए से तो यू हो जाएगा, ये मास एम के लिए यू हो जाएगा, और यूनिट मास के लिए हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, और इसी को हम यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड में ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लिख रहे हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे सर ये नहीं आया। नहीं आया इसमें। देखो ये डेफिनेशन क्या होता है, हाँ बता रहा हूँ, समझिए। देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, अभी जस्ट हमने देखा था, वो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। वर्क पावर एनर्जी में अभी मैंने कंजर्वेटिव फोर्स बताया था, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स का होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट बताया था, ये बाय डेफिनेशन है, दैट इज आप इसको समझ सकते हैं कि ये एनर्जी का लॉ है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। आप याद करो, वर्क पावर एनर्जी मैंने आपको बताया था कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे, और अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स यदि वर्क डन जीरो होता है तो हम ये मानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी Yes, का sir. अस्तित्व ही तब होता है जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और हमेशा वो नेगेटिव वर्क डन होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, स्ट्रेंथ इलोंगेट कर रहे हो, तो आप अगेंस्ट द स्प्रिंग वर्क कर रहे हो, और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके द्वारा वर्क डन ड्यूरिंग राउंड ट्रिप जीरो होता है। मतलब एनर्जी का जो एक्सचेंज प्रोसेस है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है। इसलिए बाय द डेफिनेशन माइनस डेल्टा डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डेल्टा यू है। अब डेल्टा डब्ल्यू सी की जब हम बात करेंगे, फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, ही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू। ये तो एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, डी आर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे एफ को लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ से माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा यू बाई एन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। यूनिट मास में जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ से माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी। डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा वी को डी वी लिख सकते हैं, इसको हम ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वी। डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी का डेल्टा वी हो जाता है। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ तक आ गया माइनस ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, अब थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड और डी आर वेक्टर, मतलब जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, किसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, पार्टिकल्स को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आना है। तो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो वो डी आर की डायरेक्शन है, और ई की जो डायरेक्शन है वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल थीटा है। यदि मैं इस थीटा को जीरो लेता हूँ, इस थीटा को यदि मैं 0 डिग्री लेता हूँ, मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी डायरेक्शन में यदि आपने मूवमेंट किया है तो जो ई हो जाता है वो हो जाता है cos 0 1 होता है, तो माइनस डी वी बाई डी आर। ये पूरी स्टोरी है कि ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होगा। इसका न्यूमेरिकल में यूज क्या है,
इसका न्यूमेरिकल में यूज है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, या पोटेंशियल अपने पास दे दिया, सपोज दैट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर दे दिया, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। अब आपको बताना है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट 1,2। मतलब अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड 1,2 पे बता रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट मास कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस तरह से वैरी कर रहा है और आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो ई है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रेड वी बाई ग्रेड आर। मतलब ये बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, जब आप एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं। जैसे यहाँ पे x और y दोनों ही वेरिएबल है, तो यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे। मतलब जब आप ex बात करोगे तो माइनस dv/dx होगा। अब x के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फिर हमें y को कांस्टेंट माना है, y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये ex हो गया। कोऑर्डिनेट को पुट कर दो, x और y को 1,2 पुट कर देते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 8, ex आ गया। उसी तरह से ey हो गया माइनस dv/dy, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट करते हैं, x बाहर कर देंगे डिफरेंशिएशन से, y स्क्वायर का हो गया 2y और y स्क्वायर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 2y हो गया। अब x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस y की जगह पे 2 टू द 4 दैट इज 8, यानी यहाँ पे जो ey भी हो गया वो 8 हो गया। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो E होगा, सर वो 2i थोड़ा ना, वो तो एक्स स्क्वायर हुआ ना। कौन सा Yes, sir. 2, सर ये y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किया है। और ये ऐसा था, हाँ ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मिट गया होता है, ठीक है। तो ये हो गया x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो हो जाएगा 2 टू द 4 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, दैट इज 4 तो प्लस 1 5। अब तो ठीक है, यस सर। ओके। अब e इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे माइनस साइन भी लग गया है, माइनस तो पहले से लगा के चल रहे, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, तो हो जाएगा माइनस 8i कैप माइनस 5j कैप। ये नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्शंस भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और डायरेक्शंस के लिए tan थीटा इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स विद एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये ई और डीवी में रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? अब यूनिट अगर देखना है तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है एनर्जी पर यूनिट मास, और एनर्जी का होता है जूल, मास का होता है केजी, इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर केजी। अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स का होता है न्यूटन, मास का हो गया केजी, न्यूटन पर केजी, ठीक है।
अगर हम यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी को मास के टर्म में बात करें तो -G m1m2/r² है। G का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा kg²/m²। तो ये बेसिकली इस ढंग से आप यूनिट्स हो सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना चाहिए बस। ओके, तो नाउ अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम रिंग के कारण देखते हैं तो रिंग के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, सपोज दैट ये रिंग है और इससे हम x डिस्टेंस पे पॉइंट P पे पोटेंशियल बात करना चाह रहे हैं, इसका मास m है, रेडियस r है, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा v एट द पॉइंट वो होगा -gm बाई √x² प्लस r²। -gm बाई x² प्लस r²। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हमेशा -gm बाई √x² प्लस r² होगा। यदि एट सेंटर बात करते हैं तो x 0 हो गया, तो v हो जाएगा -gm बाई r। उसके बाद अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एंड स्फेरिकल सेल। स्फीयर एंड स्फेरिकल सेल में यदि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। टाइम हो गया? ओके, तो ये टाइम हो गया, अच्छी बात है, अगले क्लास में करते हैं। अभी आपको रोटेशंस की पूरे आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया। कल जो है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फर्स्ट जो हाफ टाइम है रोटेशन की डाउट करूँगा, तो जितना बनाना है बना लीजिए, जरूरत पड़े तो फुल क्लास लग जाए कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में यानी कल आपको सारे डाउट्स कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, नॉट ओनली मॉड्यूल, कहीं से भी पूछ सकते हैं। सर इसकी यूनिट kg² मीटर होगी ना, मीटर स्क्वायर थोड़ी ना। कहाँ करता पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, ये बात करो, हाँ, पर ग्रेविटेशनल मीटर। पोटेंशियल। हाँ हाँ हाँ, उसी से मैं बोल दिया होता, मिस्टेक हो गया। -G m1m2/r है ना? यस सर। करेक्ट कर लेना। ओके सर। ठीक है, यू मे लॉग आउट नाउ। थैंक यू सर। ओके, सर थैंक यू। हाँ सही, आज वाला लेक्चर आप है ना यूट्यूब पे भी डाल देना। ठीक है, जो आ गया। थैंक यू सर। ओह यार, ब्लंडर मिस्टेक। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।